दो मिनट में स्टार्ट करते हैं। बाय 8। इवनिंग ऑल। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सी आज का जो डिस्कशन है मेनली बेसिकली वो मैं कंडक्टर पे करना चाहता हूँ, बट बिफोर आई डू द डिस्कशन ऑन कंडक्टर, मैं डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो लास्ट क्लास स्टार्ट किया था उसमें कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहूँगा। हमने लास्ट क्लास ये देखा था कि यदि एक डाइपोल को यदि हम एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो इस डाइपोल पे जो डिफरेंस ऑफ फोर्स मतलब नेट फोर्स जो ये डीएफ नेट इस पे लग रहा होगा, दैट वाज डाइपोल मोमेंट इनटू डीई बाई डी आर। ठीक है, मॉड ऑफ दिस, हमें बस नेट फोर्स चाहिए था, ये हमने कैलकुलेट किया था। डीई बाई डी आर क्या था? तो डीई बाई डी आर तो है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू आर, डिस्टेंस के साथ पी के डायरेक्शन में जो चेंज है दैट इज डी बाई डी आर। सो लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन हियर जस्ट टू सी वेदर यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट। कि एक हमारे पास चार्ज है Q और एक हम डाइपोल प्लेस करते हैं, लेट से एक डाइपोल मोमेंट, छोटा सा डाइपोल मोमेंट है P, और इसका जो डिस्टेंस है यहां से ये डिस्टेंस R डिस्टेंस पे है। हमें पता करना है फाइंड
the force on dipole due to charge q. चार्ज q के कारण डाइपोल पे क्या फोर्स होगा, ये कैपिटल Q सॉरी स्मॉल q लिखे, ये कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से। व्हाट इज द फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज q, जस्ट टू चेक कि आप ऊपर वाले फॉर्मूला को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया सबके? के पी क्यू बाय आर क्यू, बहुत ही सही। लेट्स चेक वेदर यू हैव गॉट द राइट आंसर और नॉट। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या पता करेंगे, हम पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू एट द लोकेशन ऑफ डाइपोल। डाइपोल के लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। सो ये फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो बेसिकली डाइपोल के लोकेशन पे डीई बाई डी आर क्या हो जाएगा, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो बेसिकली डिफरेंशिएशन में बेसिकली ये आर टू द पावर -2 है, सो दिस इज आर टू द पावर -2। इसमें -1 करेंगे बिकॉज एन एक्स एन -1 और इधर की तरफ -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k³ अपॉन r³। मैं इसका यदि मॉड लूं तो यहाँ पे भी मॉड पुट कर देता हूँ, यहाँ पे भी मॉड पुट कर देता हूँ, तो 2k³ अपॉन r³ हो जाएगा। और हमारे पास जो फोर्स है दैट इज नेट फोर्स एक्टिंग, दैट इज डाइपोल मोमेंट इनटू डीई बाई डी आर हो जाएगा। सो बस हम p को क्या करेंगे 2k³ अपॉन r³ से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2kp अपॉन r³। दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स आई गेस, हाँ इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया। आई वॉन्टेड कि मतलब मैं कोई एक और क्वेश्चन देता जिसमें डायरेक्टली नहीं होता और आपका वो आइडिया चेक करता, बट ठीक है आपने यहाँ पे कह दिया कि हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट के कारण हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेंगे पी पॉइंट क्यू चार्ज पे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि फोर्सेस जो होंगे वो इक्वल एंड ऑपोजिट लग रहे होंगे। तो जितना फोर्स डाइपोल पे लग रहा होगा चार्ज के कारण, उतना ही फोर्स चार्ज पे लग रहा होगा डाइपोल के कारण। तो हमने क्या किया, हमने चार्ज से मल्टीप्लाई किया डाइपोल का, ठीक है। चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको डिफरेंशिएट करके डाइपोल मोमेंट से मल्टीप्लाई किया। उसका उल्टा भी कर सकते हैं कि हम डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज पे वो पता करके उसे क्यू से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी आंसर सेम आएगा। चलिए लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन। Find the force on dipole 2 या dipole P2 due to dipole P1। हमारे पास दो छोटे छोटे डाइपोल हैं, एक P1 है और दूसरा जो डाइपोल है वो P2 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है R है, एक्सियल लोकेशन पे लोकेटेड है एक दूसरे के। सो बताना है कि एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस।
यस, तो जस्ट 1 मिनट और देते हैं. सी, लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. तो बेसिकली हमारे पास दो डाइपोल है, तो दोनों एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगा रहे होंगे. ठीक है, तो हमें किसी के कारण भी किसी पे पता कर लेंगे तो काम चल जाएगा. सबसे पहले ये जो सिचुएशन मैंने दे रखा है, इसमें दोनों ही एक्सियल पोजीशन में है. मतलब P1 P2 के एक्सिस पे है, P2 P1 के एक्सिस पे है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस. ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस P1 के कारण करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा दैट इज 2kP1 अपॉन r क्यूब हो जाएगा. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. तो बेसिकली P1 के कारण P2 के पॉइंट पे 2kP अपॉन r क्यूब हो जाएगा. तो अब हम क्या करेंगे, हमें dE बाई dr पता करना है. dE बाई dr क्यों पता करना है, क्योंकि हमें पता है कि जो फोर्स dF लग रहा होगा वो dE बाई dr मल्टीप्लाइड बाई डाइपोल मोमेंट होगा. तो dE बाई dr करेंगे तो ये 2kP1 हो जाएगा एंड दिस इज r टू द पावर -3 और इधर की तरफ -3. यदि हम मॉड ले लेते हैं तो यहाँ पे मॉड पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6kP1 अपॉन r टू द पावर 4 हो जाएगा. तो बेसिकली फोर्स डीएफ फोर्स जो होगा, जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा, वो हो जाएगा P2 इंटू 6kP1 अपॉन r टू द पावर 4. सो बेसिकली दिस विल बी 6kP1 P2 अपॉन r टू द पावर 4. दैट विल बी द आंसर. सो आई होप ये आंसर आप लोगों को आया है. बेसिकली थोड़ा सा आपने गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे डिफरेंशिएशन में, चिन्ह में. ठीक है, आपने डिफरेंशिएशन गड़बड़ कर दिया है, नहीं तो आपका भी आंसर यही आता. Is it fine? So ये सब सिली मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा. नाउ लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, ये सबसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे ही आगे के टॉपिक का भी भाग्य निर्भर करता है, दैट इज कंडक्टर. देखिए, अब इलेक्ट्रोस्टैट में आगे दो पार्ट है, एक है कंडक्टर, एक है कैपेसिटर. तो कंडक्टर तो हम यहाँ पे करेंगे. ठीक है, कैपेसिटर वाला पार्ट जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ करेंगे. तो बेसिकली दो टाइप के मटेरियल होते हैं. ठीक है, मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में ही बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैट में हम टाइप ऑफ मटेरियल इनकाउंटर करेंगे वो दो टाइप का होगा. एक होगा कंडक्टर और दूसरा होगा इंसुलेटर. इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक भी कह के बुलाएंगे, वी विल कॉल डाइलेक्ट्रिक आल्सो. अब हमें कंडक्टर का बिहेवियर एंड इंसुलेटर दोनों का बिहेवियर देखना है जब हम इन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे. जब चार्ज इनके चारों तरफ आएंगे तो किस प्रकार से कंडक्टर बिहेव करता है, किस प्रकार से इंसुलेटर बिहेव करता है, दोनों का बिहेवियर देखना है. और दोनों का बहुत हैवी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वगैरह में. there is heavy application of the properties of conductor and insulator due to their different behavior when they are placed in electric field. तो आज जो हम देखना शुरू करेंगे, बेसिकली एक दो क्लास लगेगा, that is about conductors. तो let's discuss about conductors. so conductors होता क्या है पहले, तो basically simply said conductor it is
it is the material having excess of free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो दैट इज अनबाउंडेड valence shell electron which can easily move inside the lattice of material. Basically metals are the best example, like gold, silver. These are the best example of conductor. So conductor में एक चीज होता है, that is free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो काफी ज्यादा इनोवेटिव हो जाता है when they are placed in electric field. So there are some properties like 5-6 properties we will be discussing, और उन सब प्रॉपर्टीज का सब प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, जिसके कारण कंडक्टर्स में बहुत ही इनोवेटिव फीचर्स आ जाते हैं. So let's try to discuss one by one. Okay, so what we will be discussing will be properties of conductors. सबसे पहला प्रॉपर्टी जो कंडक्टर का हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, that is there is no electric field present inside the conductor when it is placed in an electric field. ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि जब हम किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कंडक्टर कुछ एक अरेंजमेंट करेगा जो अभी डिस्कस करने वाले हैं, जिसके कारण कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, कंडक्टर के बाहर रह जाएगा, कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाएगा. कहने का मतलब कि यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एक रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक रीजन में, ठीक है, और यदि हम इस रीजन में लाके एक कंडक्टर को रख दें, इस रीजन में लाके एक कंडक्टर को रख दें, तो क्या होगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाएगा. देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर. कंडक्टर के बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यों का त्यों रह जाएगा, बट कंडक्टर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गायब हो जाएगा. मतलब इस तरह से इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. So what is the reason? What is the reason behind कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा और कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? So I'll tell you the reason here. रीजन जो होगा, रीजन ये होगा कि कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है. And when electron experiences electric field, it experiences a force due to which it will start to move, जिसके कारण वो मूव करने लगते हैं. तो बेसिकली यदि इसके अंदर हम बात करें कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा, और ये जो फोर्स लगेगा उल्टे डायरेक्शन में लगेगा. इस पे फोर्स लगेगा E टाइम्स E, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करने लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके लेफ्ट के तरफ जाने लगेगा. यदि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट के तरफ है तो ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट के तरफ मूव करेगा. क्यों? क्योंकि हमें पता है फोर्स जो होता है वो Q टाइम्स E होता है.
यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो जिसके कारण क्या होगा कि सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ ट्रैवल करने लगेंगे। ठीक है, इट विल स्टार्ट टू मूव, यहां पे लिख देता हूं टुवर्ड्स और ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा, ऑपोजिट मूव एंड देयर विल बी सेपरेशन ऑफ चार्ज, और जिसके कारण सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, मतलब कहने का कि कंडक्टर के अंदर सारा नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा और दूसरे तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब क्या होगा, कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड नया बनेगा, प्लस से माइनस चार्ज। हमें पता है कि प्लस से माइनस चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कह के बुलाने लगते हैं। क्यों इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं? क्योंकि ये एक इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। हम लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा था, चार्जिंग थ्रू कंडक्शन, इंडक्शन। तो यहाँ पे चार्जिंग नहीं हो रहा, लेकिन इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। जब भी चार्ज सेपरेट होते हैं तो हम उसे इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है इंड्यूस्ड। साथ में क्या था कि साथ में हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन कर रखा है, साथ में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन कर रखा है। तो अब क्या होता है कि ये E और इसमें से EI सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है EI जो है, इसे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो सेपरेशन ऑफ चार्ज के कारण एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसल करता है, और इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाता है। सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं यहां पे, जैसे ही हम ऑन करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करेंगे, कंडक्टर के अंदर सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा। ठीक है, और इस सेपरेशन ऑफ चार्ज के कारण एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। सो द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड will cancel out the external electric field and the net field will be zero. So induced electric field एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करेगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम एक कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल वाला होगा वो चार्ज को अलग कर देगा, चार्ज को अलग करेगा, जिसके कारण एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, जो बाहर से हम सप्लाई कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बराबर होगा, और दोनों मिलके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर देंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा, इट विल बिकम जीरो। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। फाइन, इसमें कोई सवाल, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टी? ठीक है, तब हम आगे चलेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो सिंपल सा प्रॉपर्टी है, और कारण इसका क्या है, सेपरेशन, इंड्यूस्ड हो जाता है चार्ज और सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। अनदर प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इज whenever extra charge is supplied to the conductor, जब भी एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करते हैं कंडक्टर को या एक्सेस चार्ज, देन इट मूव्स टू द
outer surface of the conductor. So कोई आंसर देने में इंटरेस्टेड होगा क्यों ऐसा होता है? मतलब इसका पहले सब कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होगा? When extra charge is supplied to the conductor, then it moves to the outer surface of the conductor. Repulsion. हाँ. So basically क्या हो रहा होगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि हमारे पास एक कंडक्टर है तो कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो यदि आप इसमें कहीं से लाके कुछ एक्स्ट्रा चार्ज रख देते हैं, मान लेते हैं इसको, इसमें आप कुछ प्लस चार्ज सप्लाई कर देते हैं, यू सप्लाई सम प्लस चार्ज टू दिस कंडक्टर, तो कंडक्टर क्या करेगा? कंडक्टर इस चार्ज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ये चार्ज को कंडक्टर अपने सरफेस पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कि पूरा का पूरा चार्ज जो है आउटर सरफेस पे रहेगा। ठीक है, दिस इज आउटर सरफेस। अंदर जो रहेगा, अंदर में कभी भी एक्सेस चार्ज नहीं रहता है। देयर इज नेवर एक्सेस चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। जब भी हम कंडक्टर को एक्सेस चार्ज देंगे, अंदर पूरा खाली रहेगा और पूरा का पूरा चार्ज जो रहेगा वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और द ओनली रीजन, यहाँ पे जो रीजन इसका है, ठीक है, रीजन इज दैट द चार्जेस रिपेल, मतलब सेम टाइप का चार्ज जो होता है, सेम टाइप का चार्ज जो होता है वो रिपेल करता है। तो जब ये रिपेल करेगा तो इसका मन करेगा ज्यादा से ज्यादा दूर पे रहें, सो दे विल try to increase the separation. So वो अपने सेपरेशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और सेपरेशन को बढ़ाते बढ़ाते इतना ज्यादा कर देंगे जितना पॉसिबल हो सके। तो मैक्सिमम पॉसिबल क्या है कि सारे चार्जेस आउटर सरफेस पे चले जाएं, उससे बाहर तो फिर क्या होगा, फिर तो बाहर ही निकल जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। So they will try to increase the separation, and as a result, all the charges resides on outer surface. देखिए, इसे हम एक तरीके से और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका एक और अंडरस्टैंडिंग इस तरह से हो सकता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए, इस तरह से भी कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यदि जीरो होगा और हमारे पास यदि एक कंडक्टर लेते हैं और यदि हम कोई एक पॉइंट लेते हैं पी पॉइंट, तो इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। और यदि पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और मैं एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं, तो इस गॉसियन सरफेस पे E डॉट dA जो होना चाहिए वो Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज जीरो, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे जीरो होगा? क्योंकि जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो इसका मतलब Q इनक्लोज्ड जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि since net electric field is zero, so whenever we will supply the charges, ये जो चार्जेस होंगे ये हमेशा आउटर सरफेस पे जाके रिसाइड करेंगे, अंदर में वॉल्यूम में कुछ भी नहीं रहेगा। सो यहां से एक और थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, और वो थर्ड पॉइंट ये है कि द वॉल्यूम ऑफ अ conductor is equipotential volume. The volume of a conductor is equipotential volume. Equipotential का मतलब होता है सेम पोटेंशियल।
ठीक है, इक्वी पोटेंशियल का मतलब होता है सेम पोटेंशियल। कहने का मतलब कि कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया है। पोटेंशियल इज नॉट चेंजिंग, सेम पोटेंशियल, बिकॉज electric field is zero, so potential is constant, इसीलिए पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया है और हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो बेसिकली इससे हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर दो पॉइंट्स ले लेते हैं ए और बी, और एक चार्ज Q है, चार्ज Q को A से B पे लाएं तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन जीरो होगा। क्यों वर्क डन जीरो होगा? क्योंकि A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होगा, और चेंज इन पोटेंशियल और वर्क डन दोनों बराबर होना चाहिए। सो कंडक्टर के अंदर यदि हम किसी चार्ज को मूव करते हैं, इफ वी मूव अ चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है, तो हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। नाउ लेट्स मूव अहेड। अगला प्रॉपर्टी कंडक्टर का, सपोज कंडक्टर में हम कैविटी बना देते हैं, कंडक्टर विथ कैविटी। हमारे पास एक कंडक्टर है और उसके अंदर में एक एम्प्टी स्पेस है। ऐसे एम्प्टी स्पेस को कैविटी कहते हैं। ठीक है, मतलब आप देख नहीं सकते इस कैविटी को। ठीक है, एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर का जगह जो है वो एम्प्टी है, खाली है, तो उसे हम कैविटी कहते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी जो है कंडक्टर विथ कैविटी से रिलेटेड है। तो हमारे पास एक कंडक्टर है, उसके अंदर में एक कैविटी है। नाउ सपोज माय क्वेश्चन टू यू इज, मैं इसे एक्सेस चार्ज देता हूं, मैं इसे एक्सेस चार्ज देता हूं, कंडक्टर विथ कैविटी, इफ वी सप्लाई एक्सेस चार्ज टू इट। हमने ऊपर क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम कंडक्टर को एक्सेस चार्ज देते हैं तो वो कहां पे जाके रिसाइड करता है? वो आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है, जो उसका सरफेस होता है। अब हमारे पास कंडक्टर है, उसमें कैविटी है, तो अब हमारे पास दो सरफेस हैं, एक इधर का सरफेस है और एक कैविटी के अंदर का सरफेस है। तो जब हम एक्सेस चार्ज देंगे तो ये चार्ज कहां पे जाके रिसाइड करेगा? कौन से सरफेस पे? दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, या सारा आउटर सरफेस पे चला जाएगा, ये सारा कैविटी के सरफेस पे। इफ वी सप्लाई एक्सेस चार्ज टू इट तो क्या होगा यहाँ पे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू सरफेस, all on outer surface, all on inner surface of cavity। चलिए एक और ऑप्शन दे देते हैं, सम ऑन इनर सरफेस एंड सम ऑन आउटर सरफेस। चलिए चार ऑप्शन आपको दे दिए, तो कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन। ओके, काफी लोगों ने, दोनों ने कहा कि फोर्थ ऑप्शन होगा कि कुछ चार्ज जो होगा वो इनर सरफेस पे रहेगा, कुछ चार्ज जो होगा वो आउटर सरफेस पे रहेगा। चलिए मैं मानता हूं कि आपकी बात में कुछ दम होगा, तो मैं एक पॉइंट लेता हूं। ठीक है, मैं एक पॉइंट लेता हूं कंडक्टर के अंदर, पी पॉइंट। तो अब आपसे, चलिए इस क्वेश्चन को भूल जाइए, आप मुझे ये बताइए
कि ई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मान लीजिए कि मैंने इसे कुछ चार्ज दे दिया, ठीक है, इसके अंदर में मैंने कुछ चार्ज सप्लाई कर दिया है। अभी आपको पता नहीं है कि चार्ज अंदर वाले सरफेस पे है बाहर वाले सरफेस पे है, स्पेकुलेट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो मान लीजिए मैं पी पॉइंट लेता हूं, पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बता सकते हैं? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी? एनी आंसर? देखिए पी पॉइंट का जो ओके, आप अपना ऑप्शन चेंज करना चाहते हैं ऑप्शन 2 पे, ठीक है। हाँ चलिए सही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे जो होगा वो 0 होगा। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे 0 होगा? क्योंकि सबसे ऊपर में आज जो हम लोगों ने कंडक्टर का प्रॉपर्टी डिस्कस किया, उस प्रॉपर्टी में यही डिस्कस किया कि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यदि चार्ज भी देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आगे के यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि यदि हम चार्ज भी देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे 0 है। कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 रहेगा, चाहे हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें चाहे हम उसे चार्ज दें, लेकिन कंडक्टर के अंदर कहीं पे भी मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is 0। अब यदि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 है और मैं इस पी पॉइंट को लेके एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, एक गॉसियन सरफेस बनाऊं और मैं इस गॉसियन सरफेस पे अपना ये वाला लॉ अप्लाई करूं दैट E डॉट डी ए इज क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो सिंस E इज 0, इसका मतलब Q इनक्लोज्ड क्या होगा? Q इनक्लोज्ड भी 0 होगा। कहने का मतलब कि ये जो मैंने गॉसियन सरफेस पर्पल लाइन से बनाया है इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। सो देयर इज नो चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी। तो सरफेस ऑफ कैविटी पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑन द आउटर सरफेस। यदि हम एक कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो अभी भी आउटर सरफेस पे ही जाके रुकेगा। कैविटी बना देने से वो कैविटी के सरफेस पे चार्ज नहीं आएगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। सो सबसे इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि एक कंडक्टर को रखते हैं तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। एक कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। एक कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज जो है आउटर सरफेस पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक कंडक्टर के अंदर कैविटी बना देते हैं, दो सरफेस बना देते हैं और फिर चार्ज देते हैं, फिर भी वो जाके आउटर सरफेस पे ही रहेगा। सो दिस इज द फीचर या कैरेक्टरिस्टिक जो अभी तक डिस्कस किए। अब अगला कैरेक्टरिस्टिक, अगला प्रॉपर्टी, ये कितना था? 4th था। हम अभी भी कंडक्टर विथ कैविटी वाले पे ही डिस्कस करेंगे। कंडक्टर विथ कैविटी, हमारे पास कंडक्टर है जिसमें एक कैविटी है। सपोज कीजिए इस कैविटी के अंदर एक चार्ज रख देते हैं, क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज लेते हैं, कैविटी के अंदर रख देते हैं, ठीक है। कंडक्टर विथ कैविटी है, यहां पे अ चार्ज इनसाइड द कैविटी, एक चार्ज हमने कैविटी के अंदर प्लेस किया। अब मेरा क्वेश्चन है कि यदि मैं एक पॉइंट P लेता हूं, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P? ठीक है, मैंने
एक कैविटी के अंदर 0, वेरी गुड। कुछ भी हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कंडक्टर के अंदर वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। कहीं पे भी चार्ज रख दें, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना दें, कंडक्टर को चार्ज दे दें, कंडक्टर के बगल में चार्ज रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे 0 होगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे 0 हुआ और मैं यदि एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे बनाऊं, इसके पी पॉइंट को लेते हुए एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, और इस गॉसियन सरफेस पे मैं अपना फॉर्मूला E डॉट डी ए गॉस लॉ अप्लाई करूं, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे 0 है। मतलब ये पूरे गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, मतलब Q इनक्लोज्ड जो होगा वो 0 होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक चार्ज, हमने इस गॉसियन सरफेस के अंदर में एक चार्ज है, मतलब Q इनक्लोज्ड 0 नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे इसी इंट्यूशन से हम कह सकते हैं कि ये जो चार्ज Q है ये क्या करेगा कि इनर सरफेस पे जो कैविटी है, कैविटी के इनर सरफेस पे ये -Q चार्ज को इंड्यूस करेगा, ताकि +Q और -Q दोनों मिलके 0 हो जाए। तो बेसिकली क्या होगा कि जो कैविटी के अंदर हम चार्ज देंगे वो चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। अब जब ये इधर की तरफ खींचेगा तो इसका जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जिसके कारण आउटर सरफेस पे +Q चार्ज आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम कैविटी में एक चार्ज रखेंगे, कैविटी में चार्ज रखने के कारण कैविटी के सरफेस पे इंड्यूस्ड चार्ज होगा, दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड चार्ज। और कैविटी के बाहर का जो आउटर सरफेस होगा वहां पे भी इंड्यूस्ड चार्ज होगा। ठीक है, तो इंड्यूस्ड चार्ज क्या होता है, जब भी हम किसी भी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं, व्हेनेवर वी प्लेस अ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, या किसी भी कंडक्टर के सामने एक चार्ज ला के रखते हैं, तो उस कंडक्टर के अंदर सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अलग हो जाता है। इस फिनोमिना को इंडक्शन कहते हैं, और इसके कारण जो चार्ज होता है वो इंड्यूस चार्ज होता है, और सम ऑफ इंड्यूस चार्ज हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बाहर के सरफेस पे +Q होगा, कंडक्टर के सरफेस पे कंडक्टर के कैविटी के सरफेस पे -Q होगा, दोनों मिलके 0 हो जाएगा। साथ में गॉसियन सरफेस जो ले रहे हैं उसके अंदर भी 0 हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या सब है, तो ये ध्यान देना है। यहाँ पे चार्जेस क्या है, Q, ये पॉइंट चार्ज हमने कैविटी के अंदर प्लेस किया है। ठीक है, फिर एक चार्ज है -Q, ये बेसिकली कैविटी के सरफेस पे, कैविटी के सरफेस पे इंड्यूस हो रहा है। और एक चार्ज जो है वो है +Q, ये आउटर सरफेस पे इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, एक कैविटी के सरफेस पे चार्ज है, और एक आउटर सरफेस पे चार्ज है। और हमेशा ये याद रखना है कि कुछ भी हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होना चाहिए। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी 0 इनसाइड द कंडक्टर। सो आई विल लाइक टू समराइज दीज पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि इस पे ही आगे सब कुछ बिल्डअप होगा। सो आई लाइक टू समराइज दिस पॉइंट। समराइज मैं करना चाह रहा हूं कि यदि हम एक कंडक्टर लेते हैं और कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कारण कंडक्टर सेपरेशन ऑफ चार्ज करेगा, जिसके कारण एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। कंडक्टर को यदि हम चार्ज देंगे तो कंडक्टर अपने पूरे चार्ज को आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कारण कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस होते हैं, जिसके कारण रिपल्सन होता है, जिसके कारण आउटर सरफेस पे चला जाता है। कंडक्टर में यदि कैविटी बना देते हैं और तब चार्ज देते हैं, फिर भी आउटर सरफेस पे ही जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर खोखला कहीं भी जगह बना देंगे तो ऐसा नहीं है कि 2 सरफेस हो गया और दोनों पे बट जाएगा चार्ज।
कंडक्टर में कैविटी बना दिए, कैविटी के अंदर एक पॉइंट चार्ज रख दिए, तो उससे क्या होगा कि वो पॉइंट चार्ज इस तरह से चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो ही गया, ठीक है। इनर सरफेस पे उसके ऑपोजिट इंड्यूस चार्ज हो जाएगा और आउटर सरफेस पे सेम इंड्यूस चार्ज। यदि कैविटी के अंदर प्लस रखें तो आउटर सरफेस पे भी प्लस आएगा, कैविटी के अंदर माइनस रखें तो आउटर सरफेस पे भी माइनस आएगा, लेकिन कैविटी के सरफेस पे उसका ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा। तो ये जो चार्ज, कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी एक दूसरे चार्ज के कारण कंडक्टर में जो चार्ज सेपरेट होता है उसे हम इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज अनदर पॉइंट रिलेटेड टू कंडक्टर। कंडक्टर से रिलेटेड एक और पॉइंट हो गया। तो आई होप ये 5 पॉइंट आपको अभी तक समझ में आया होगा, क्योंकि इसी पे आगे चल के और बहुत सारा पॉइंट हम बनाने वाले हैं, बट मेन क्रक्स है वो यही 4-5 पॉइंट हैं, बट वी विल बी एडिंग मोर पॉइंट्स टू दिस, ठीक है। सो आई लाइक कि आज मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूंगा, ठीक है, कि ये 5 पॉइंट आप रिवाइज करें एंड देन वी विल बिल्ड अपॉन दिस, ठीक है। कल हम लोग इसके ऊपर बिल्ड करेंगे और थोड़ा कॉम्प्लेक्स, एंड आई विल वांट टू टेक सम क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चन होंगे काफी कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन होंगे। इनिशियली जो क्वेश्चन मैं कल लेना चाहूंगा, आई विल बी टेकिंग टोटल 3 क्लास ऑन कंडक्टर। आज एक क्लास हो गया, कल और परसों इसमें खत्म हो जाएगा। तो कल का जो सेशन होगा बेसिकली वो काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये 4-5 पॉइंट यदि आपके समझ में आ जाएगा तो वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फिर परसों के क्लास में जो होगा वो प्रॉपरली कंडक्टर से रिलेटेड कोर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो वो परसों के क्लास में मैं टेकअप करूंगा। सो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा ये सारा। ट्राई, हाँ चलिए मैं बता दूंगा टाइम चेंज का, ठीक है। मुझे भी थोड़ा अर्ली टाइम ज़्यादा बेटर सूट करता है। लेट्स सी, लेट्स टेक एक पोल लेते हैं। यदि इवन इन द आफ्टरनून यदि 4-5 बजे के अराउंड यदि सब रेडी हो जाए तो 4 o'clock इज ऑल्सो अ वेरी गुड टाइम। 3, 4, 5 ये सब मुझे काफ़ी सूट करता है। 8 o'clock इज ऑल्सो टू लेट फॉर मी। लेट्स सी, मैं बातें करता हूँ और उसके बाद लेट्स मेक इट हैपन, ठीक है। चलिए, थैंक यू।